आप सभी का बीएससी एंड एनएससी अड्डा में हार्दिक स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में बात करेंगे आज आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के बारे में कि आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में भारतीय शेयर बाजार को लेकर क्या कहा है। पर उससे पहले हम थोड़ा सा आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना अधिनियम 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शुरुआत में यह एक निजी स्वामित्व वाला प्राइवेट बैंक था जिसका हेड ऑफिस कोलकाता में स्थापित किया गया था। फिर 1949 को राष्ट्रीयकरण के बाद यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाला बैंक बन गया और इसका हेड ऑफिस मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। आइए अब देख लेते हैं इसके कामकाज के बारे में कि इसका कामकाज कैसे संचालित होता है। इसके कामकाज का संचालन एक केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया जाता है और इस केंद्रीय बोर्ड का गठन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और इस बोर्ड में टोटल 15 लोग होते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये टोटल 15 लोग होते हैं इस केंद्रीय बोर्ड में। और इस केंद्रीय बोर्ड को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक में 5 लोग होते हैं जिसको सरकारी निर्देशक कहते हैं और बाकी बचे हुए 10 लोग गैर सरकारी निर्देशक के अंतर्गत आते हैं। तो पहले देख लेते हैं वो 5 लोग कौन हैं जो सरकारी निर्देशक के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में यही 5 लोग हैं जिनको हमें याद रखना है या जिसके ऊपर हमें अपनी नज़र बना के रखनी है। नंबर 1 पर हैं शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं और बाकी ये बचे हुए 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और एम राजेश्वर राव। और नंबर 4 पर हैं टी शंकर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और बाकी ये जितने बचे हुए लोग हैं 10, ये सभी गैर सरकारी निर्देशक के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी 15 लोगों का कार्यकाल जो होता है 4 वर्ष के लिए होता है। जब भारत सरकार इनका अपॉइंटमेंट करती है तो इनको जो है 4 वर्ष के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आरबीआई ने कहाँ पर भारतीय शेयर बाजार को लेकर कुछ कहा है और वह क्यों इतना न्यूज़ में बना हुआ है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह पीडीएफ 350 पेजेस की है। तो हम इसको पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, अपने स्टॉक से रिलेटेड एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे या उसके बारे में हम शॉर्ट में बात करेंगे। जैसे कि आप पेज नंबर 60 पे देख पा रहे हैं, 69 पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है इज़ द बबल इन स्टॉक मार्केट रैशनल। यही मेन पॉइंट है जिस पर हमें बात करनी है और इसी के बारे में हम आगे समरी में बात करेंगे। आइए अब देखते हैं आरबीआई को क्यों लग रहा है भारतीय शेयर मार्केट में बुलबुले का खतरा। 2020-21 के लिए अपनी सालाना रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा है कि इक्विटी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। सेंसेक्स 21 जनवरी 2021 को 50,000 के आंकड़ों को पार कर गया था और उसने 15 फरवरी को 52,154 की ऊंचाई छू ली थी। इक्विटी बाजारों में 2020-21 में जीडीपी में अनुमानित 8% की गिरावट के बावजूद तेजी एक बबल बुलबुले का खतरा खड़ा करती है। कोरोना महामारी के बीच शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल को लेकर आरबीआई ने चेताया है। उसका कहना है कि भारतीय शेयर बाजार में जो उछाल दिख रहा है उसमें जोखिम है। आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि घरेलू शेयर बाजार में जो बुलबुला दिख रहा है वह एक जोखिम भरा बुलबुला है। आरबीआई का कहना है कि यह तेजी इसलिए सही नहीं है क्योंकि मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीडीपी में 8% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। यह राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 21 मार्च 2020 की शुरुआत से पहले की गिरावट से 100.7% की बढ़ोतरी और 2020-2021 के मुकाबले 68% का इजाफा है। आरबीआई ने कहा है कि 2020-2021 में जीडीपी में अनुमानित 8% की गिरावट की पृष्ठभूमि में एसेट प्राइस महंगाई का यह सिलसिला बुलबुले का जोखिम खड़ा करता है। इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि वास्तविक आर्थिक गतिविधियों में रिकवरी के मुकाबले एसेट कीमतों में बढ़ता अंतर वैश्विक पॉलिसी चिंता के तौर पर उभरा है। आरबीआई ने कहा है कि शेयर बाजार पैसों की सप्लाई और फॉरेन पॉलिसी इन्वेस्टर यानी एफपीआई निवेशकों के दम पर चल। आइए अब देखते हैं इस ग्राफ के थ्रू कि क्यों ये बबल कह रहा है आरबीआई। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर ये ग्राफ देख पा रहे हैं, इसमें पीई रेशियो जो है ये 2015 तक, 2017 तक और 2018 तक ये रेशियो जो था आपका 25 के अंदर था। पर ये 2019 और 2020 और 2021
में ये पीई रेशियो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये एक खतरे की निशानी है। नॉर्मल ये पीई रेशियो 25 तक होना चाहिए, यानी 20 से 25 के बीच में रहना चाहिए, पर यह 2020-2021 में ये पीई रेशियो 35 से लगभग 40 के बीच में चला गया है। इसी को आरबीआई बबल कह रहा है। और दूसरा देखते हैं इक्विटी रिस्क प्रीमियम यानी ईआरपी के बीच में ये जो गैप दिखाई दे रहा है आपका 4 और 9 का, ये एक बहुत ही बड़ा खतरे की निशानी है। यानी कि इतना गैप नहीं होना चाहिए। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो गैप है आपका 4 से 9 के बीच में, ये गैप एक बहुत ही बड़े खतरे की निशानी है। इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। इसीलिए आरबीआई इसे बबल कह रहा है कि स्टॉक मार्केट में बबल आ गया है। इसमें भी देखिए पीई रेशियो आपका 20 होना चाहिए, नॉर्मल 20 से 25 के बीच में, बट लेकिन ये इस टाइम चल रहा है आपका कितना 35 से 40 के बीच में आपका ये पीई रेशियो चल रहा है। ये भी एक अच्छी बात नहीं है। और आपका ईआरपी इक्विटी रिस्क प्रीमियम, ये जो आपका इसके दोनों के बीच में इतना अंतर दिखाई दे रहा है, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं जीडीपी और डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी देश की जीडीपी में ग्रोथ होगा तो शेयर बाजार भी ऊपर की तरफ चलेगा। पर लेकिन ये इस टाइम ऐसा रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इस टाइम तो देश की जीडीपी जहां 8% डाउन हो रही है, आरबीआई कह रहा है, वहीं शेयर बाजार 100% ग्रोथ में जा रहा है, 100.7% ग्रोथ में जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इस पॉइंट पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले अमेरिका में चुनाव थे। उस समय अमेरिका में माहौल बहुत ही अशांत था, तो उसका भी फ़र्क शेयर बाज़ार में पड़ा। वहाँ पर चुनाव पूरे हुए और उसके बाद जो बाइडेन की सरकार बनी। जो बाइडेन की सरकार बनने के बाद वहाँ पे माहौल शांत हुआ, तो पॉजिटिव न्यूज़ पूरे शेयर बाज़ार में फैली। उसका असर भारतीय शेयर बाज़ार में भी पड़ा। यह भी एक कारण हो सकता है भारतीय शेयर बाज़ार के ऊपर जाने का। चलिए देखते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण ये है कि पूरे कोरोना काल में जब लगभग 1.5 साल से सभी कंपनी, सभी फैक्ट्री या जितने सर्विस और गुड्स प्रोवाइडर जितनी फैक्ट्रीज थी, सब में ताला बंद था, सिवा मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने वाली कंपनियों की, यानी हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी सर्विसेज थी वो चल रही थी। बाकी लगभग सभी सर्विसेज, सभी जो कंपनीज थी वो बंद थी। तो उस टाइम उन सभी कंपनीज को, उस सभी फैक्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और बहुत ही अधिक सब्सिडी दी। सब्सिडी यानी उनको डायरेक्ट लोगों को तो पैसा नहीं दिया उसमें जो काम कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उन कंपनियों को जिंदा रखने के लिए या उन कंपनियों को आगे चलते रहने के लिए उनको हेल्प प्रोवाइड की। तो उसके वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई। गवर्नमेंट ने बहुत ही अधिक पैसा फंड के तौर पर कहिए या फिर कंपनियों को बचाने के लिए कहिए, या कोरोना राहत पैकेज के नाम से जो पैसा दिया गया मार्केट में कंपनियों को, उस सब ने मिलकर मार्केट में एक लिक्विडिटी बहुत ही अधिक मात्रा तक बढ़ा दी। तो एक ये दूसरा कारण हो सकता है। अब देखते हैं अगले कारण को। दोस्तों ये जब से कोरोना आया है तब से पूरी दुनिया भर में सभी देशों ने अपनी देश की इकोनॉमी बचाने के लिए या अपने उद्योग धंधे बचाने के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में नोट छापे हैं, और इसमें सबसे आगे अमेरिका रहा है। अमेरिका में इतने अधिक नोट छाप दिए गए कि वहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ही अधिक बढ़ गई, तो वहाँ पर लोगों के पास बहुत ही अधिक पैसा आ गया। जब लोगों के पास बहुत अधिक पैसा आ गया तो वो पैसा लोग इन्वेस्ट करने लगे शेयर बाज़ार में। इसका असर भारतीय शेयर बाज़ार पर भी पड़ा, और वहाँ के लोगों ने भारतीय शेयर बाज़ार में बहुत अधिक मात्रा में पैसा इन्वेस्ट किया, जिसको हमने अभी पीछे बात की थी एफपीआई की। वो दोस्तों यही था एफपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यही था एफपीआई। वहाँ के लोगों ने भारतीय शेयर बाज़ार में इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया कि भारतीय शेयर बाज़ार की भी कीमतें बढ़ने लगी। अगला कारण है अमेरिकी डॉलर की कीमत में गिरावट। दोस्तों अमेरिकी डॉलर की कीमत में गिरावट आई और उसका असर भारतीय शेयर बाज़ार में भी पड़ा। तो उस टाइम लोगों ने भारतीय शेयर बाज़ार में जमकर निवेश किया और बहुत ही अधिक मात्रा में शेयर खरीदे। ये भी एक कारण है भारतीय शेयर बाज़ार के ऊपर जाने का। और अगली खबर थी कोविड-19 से रिलेटेड, थी वैक्सीन की। दोस्तों ये खबर बहुत ही तेज़ी के साथ पूरे विश्व भर में फैल गई कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, और पूरे शेयर बाज़ार में, पूरी दुनिया के शेयर बाज़ार में इसका बहुत ही पॉजिटिव
इम्पैक्ट पड़ा और लोगों ने जमकर शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो भारतीय शेयर बाज़ार में भी यही हुआ। जब लोगों को पता चला वैक्सीन आ गई है तो सबको लगा कोरोना ख़त्म हो गया है, अब कंपनियां अच्छे से काम करेंगी और हम अभी इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में इन कंपनियों को बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी तो हमारा पैसा भी डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इस उम्मीद में लोगों ने बहुत ही अच्छे से अपना पैसा इन्वेस्ट किया भारतीय शेयर बाज़ार में, और भारत में भी वैक्सीनेशन का काम बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता रहा और लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते रहे। तो दोस्तों असर इसका यही हुआ कि इन सब कारणों की वजह से, अमेरिका में चुनाव की वजह से, वैक्सीन की वजह से, डॉलर के रेट गिरने की वजह से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की वजह से, इन सभी के वजह से भारतीय शेयर बाज़ार की कीमतें जो हैं लगातार ऊपर चलती गईं। और जो हम लोग बात कर रहे थे पीई रेशियो और उसके बारे में, इन्वेस्टमेंट रेशियो के बारे में, वो सब जो है बढ़ते गए। तो यही था कि अगर ये सब इतना अधिक बढ़ता रहेगा तो ये कंटिन्यू लगातार इतना नहीं बढ़ता रह सकता है। एक टाइम आएगा कि ये रुक जाएगा और ये रुकने के बाद उस टाइम फिर नीचे गिरेगा, क्योंकि आरबीआई कह रहा है कि इतनी ग्रोथ ये हर टाइम बनी नहीं रह सकती, क्योंकि ये एक्चुअल ग्रोथ नहीं है, ये बिना प्रोडक्शन की ग्रोथ है। ये एक तरह से रूमर्स की ग्रोथ है कि कंपनियां अच्छा काम करेंगी तब लोगों का पैसा बढ़ेगा। लोगों ने इस भरोसे पे अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, बट ये एक्चुअल ग्रोथ नहीं है। तो ये एक बुलबुले की तरह है, जो बुलबुला एक दिन बाद या कुछ टाइम बाद फूटेगा और आरबीआई इसके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ लेके आएगा, जैसे नई मॉनिटरी पॉलिसी लेके आएगा, कुछ नए इंटरेस्ट रेट लेके आएगा बैंकों के लिए, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी। अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई तो ऑटोमेटिक ही भारतीय शेयर बाज़ार में गिरावट आएगी और उसी टाइम को लोग कहेंगे बुलबुला फूटा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर आगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।